साथियों को संगनवामी संगनवामी संगनवामी। मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज संघ का आदेश हुआ है कि समर संघ का विस्तृत कॉन्सेप्ट मेरे को रखना है, तो उसी क्रम में साथियों मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं कि लगभग पिछले 74-75 सालों में समूहों को इकट्ठा करने के लिए लगभग लगभग 29 लाख संगठन लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी ने अपने ऑफिस, दफ्तर, विहार, संस्थाएं, परिषद, ग्रुप, क्लब, संगठन, गुरुद्वारे, मंदिर, आश्रम, डेरे, मठ, लाइब्रेरियां, भवन, तमाम विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर, तमाम सारे बनाए हुए हैं। और सभी साथी सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, फिर भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। सभी धार्मिक, संत, राजनीतिक, विद्यार्थी, युवा, सामाजिक, सरकारी संस्थाएं, संगठन, पदाधिकारी निरंतर बिना थके, बिना रुके विचार पर विचार दिए जा रहे हैं। पर उनसे यदि आप पूछेंगे कि आपका विचार क्या है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो कोई भी स्पष्ट रूप से आपको अवगत नहीं करा पाता। आप अनुभव करके देख लीजिए, बड़े से बड़े क्रांतिकारी साथी से आप बात पूछें तो वो सुबह से शाम तक लेक्चर देने में नहीं थकेगा, लेकिन उससे कोई पूछो कि आपकी आइडियोलॉजी का विचार क्या है, तो उसके पास कुछ भी विचार नहीं है। साथियों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो समर संघ है, ये खाली विचार नहीं देता, बल्कि आपको एक अमिट पहचान देता है। एक ऐसी पहचान जो कभी नहीं भुलाने वाली पहचान। आप ऐसी पहचान जो मान सम्मान से जीने वाली पहचान। साथियों, आपके परिवार के अंदर आपके पति और पत्नी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आपके फादर और माँ के विचार अलग अलग हो सकते हैं। भाई के, बहन के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आपके रिश्तेदारों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। मोहल्ले, शहर में जहां आप रह रहे हैं, वहां सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं और स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन आप सब लोग की, सभी की एक ही पहचान है, अमिट पहचान। वो है समण पहचान। इसलिए इस समण पहचान को हमें पहचानना होगा। समण पहचान एक ऐसी पहचान, अमिट पहचान है जो कभी ना खत्म होने वाली पहचान है। हमारे हम अगर यदि अमर अजर पहचान है कि हम मर भी जाएं तब भी हमारी पहचान नहीं मिट सकती, ऐसी अमिट पहचान समर संघ देता है। क्योंकि समर संघ कोई आज का संघ नहीं है, वह पुरातन संघ है। जब इस भारत को महाभारत के रूप में जाना जाता था, जब इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, चीन का कुछ हिस्सा, ये सब आता था, उस महाभारत, जिसे महाभारत कहते थे, उस टाइम पूरे भारत में समणों का ही शासन काल था। समणों की ही सत्ता थी। सिर्फ समण हुआ करते थे, जिनको हम मूल निवासी, बहुजन निवासी के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसको SC ST OBC के नाम से भी जानते हैं। समण, बेसमण, जो SC ST OBC, समता में रमण करने वाले लोग, ऐसे लोग जो किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर भिन्नता ना रखते हो, समानता का भाव रखते हो, वे सब समण होते हैं। इसके उलट जो समता में विश्वास नहीं करते, जो तमाम स्तरों पर भेदभाव करते हैं, वह उलट जो जो विपरीत लोग होते थे, उनको बमण कह कहलाया गया। चूंकि जैसे कि उजाला अपने आप में होता है, तो उजाले को आइडेंटिफाई करना नहीं पड़ता, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो उजाले को उजाला कहना पड़ता है, प्रकाश के नाम से उल्लेख करना होता है। इसी प्रकार जब विदेशी यहाँ पर आए, उलट विचारधारा के लोग आए, तब जो हमारे समण भाई थे, उनको समण के नाम से जाना गया, और समण के नाम से उनकी पूरे विश्व में पहचान बनी। यह पहचान भारत में नहीं, पूरे विश्व में है, बुद्ध से भी प्राचीन है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इसको धूमिल करने का काम किया, लेकिन समण संघ को खत्म नहीं कर सकता, उसकी पहचान को, वो अमिट पहचान है, तो खत्म तो कर नहीं पाए, लेकिन उसको संस्कारित करने का काम किया। और इसको लोगों ने, जैसे कि आप जानते हो कि प्राचीन भाषा पाली भाषा है, और पाली भाषा का नाम है समण। लेकिन बाद में पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत भाषा बनाई गई,
और संस्कृत भाषा का कन्वर्ट करते हुए समण को श्रमण कहकर पुकारा गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी साथियों कि समण को श्रमण कहा गया, लेकिन समण से जब श्रमण करा तो उसका अर्थ से अनर्थ कर दिया, क्योंकि हम समण थे। समण मतलब इस देश के राजा, सम्राट, जैसे सम्राट अशोक, सम्राट, तमाम सम्राट रहे यहाँ पर। बुद्ध रहे, कबीर रहे, महासमर ज्योतिबा फूले रहे, महासमर जीवक रहे जो बहुत ही बड़े फिजिशियन और सर्जन थे, महासमर चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पहली सेना बनाई। ऐसे लोग थे हम समण, सशक्त और शक्तिशाली लोग थे। लेकिन हमारे समण को संस्कारित करके श्रमण बना दिया और उसका अर्थ बदल दिया। अर्थ दिया श्रम करने वाले लोग, जबकि समण तो शासक थे। तो इस तरह से उन्होंने हमारी पहचान को धूमिल करा। और जैसे कि आप जानते हो कि लगातार जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और सब हैबिचुअल हो जाते हैं। तो हमारे लोग मानने भी लगे कि हाँ भाई हम तो दलित दरिद्र हैं, शोषित हैं, कमजोर हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। आधुनिक आप में देख लें, महासमण बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महासमण उधम सिंह, महासमण पेरियार, काशीराम महासमण, ऐसे महासमण रहे जिनको मौका मिला उन्होंने मील का पत्थर गाड़ा। वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आप सब भलीभांति जानते हैं। उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ दिया है, ऐसा संविधान दिया जो विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है, विस्तृत है, और आज पूरा देश उस पर चल रहा है। तो ऐसे थे हमारे महासमण। हमारे जो महासमण जितने भी थे वो सभी राजा हुआ करते थे, सभी इंजीनियर, लेखक सभी थे। इसका उल्लेख आपको मिल भी जाएगा। मैगनिस्थिस की इंडिका पुस्तक है, बुद्धा धम्मा पुस्तक है, इसके अलावा तमाम जगह इसका उल्लेख मिल जाता है साथियों। तो इस तरह से ये हमारी पुरातन पहचान है, समण पहचान है। आपको बता दें, पहले ये समण लोग अपना अपना काम करते थे और जीवन का निर्वहन करते थे। जो जिसके अंदर जो क्वालिटी होती थी वह उस लेवल का काम करता था। लेकिन जब बाहर से कुछ विदेशी आए, आक्रांता आए, तो उन्होंने हमारे सिस्टम को नहीं लूटा बल्कि हमारी संस्कृति को भी लूट लिया। और हमारे जो समण थे उनको जो काम जो करते थे उनको उनकी जातियों में बांट दिया। इस तरह से 6,743 जातियों में हमारे समण संघ के टुकड़े कर डाले और हमें टुकड़ों में बांट दिया, और हमको जातियों में प्रैक्टिस करना सिखा दिया। वो हमारे आज भी साथी जातियों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कारण आज भी हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मौका मिला, उन्होंने भारतीय संविधान पुस्तक की रचित की, और वो पूरा पूरा समणों का की इसके ऊपर आधारित है, बुद्धिस्ट धम्म पर आधारित है, प्राकृतिक धम्म पर आधारित है। उसमें किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, सबको समानता का अधिकार दिया गया। यहाँ तक कि महिला पुरुषों में जो बहुत ही ज़्यादा भिन्नता हुआ करती थी उनको बराबर का हक अधिकार दिया। और आज जितने पुरुष को अधिकार हैं उतने महिलाओं को अधिकार हैं। इसका पूरा पूरा श्रेय बाबा साहब महासमण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जाता है। समणों की सोच बहुत ही बुलंद होती है, बहुत ही स्पष्ट होती है, समता स्वतंत्रता बंधुता में रहने वाली होती है। इसका साक्षात एग्जाम्पल हमारा भारतीय संविधान है जो महासमण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया। साथियों, लेकिन जैसे ही हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उसमें 6,743 जातियों को SC ST OBC में इकट्ठा करने का काम किया, और उसके बाद महासमण माननीय काशीराम जी आए, उन्होंने SC ST OBC को भी इकट्ठा किया और समण संघ, पूरा समणों का संघ बनाया, बहुजन संघ बनाया। और जब हमारा संघ बना तो हम सत्ता में भी आए, और सत्ता में आए तो दूर दूर तक आपका झंडा बुलंद रहा, प्रचंड रहा, और हर कोई गर्व से कहता था जय भीम, सरता जय भारत। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सत्ता में आए हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ जाग गए, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते, अपने आप को चमकाने के चलते, अपना झंडा चमकाने के लिए सांसद विधायक का चस्का लग गया, और सांसद विधायक बनने के चक्कर में हम तमाम टुकड़ों में टूट गए। और आरक्षण बचाओ के नाम पर, धर्म बचाओ के नाम पर, संविधान बचाओ के नाम पर, राजनीति बचाओ के नाम पर, EVM बचाओ के नाम पर, बेरोजगारी हटाओ के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, ऐसे तमाम मुद्दे ले आए और उसमें लेके हम लोग को काम करने लगे।
और समड़ों को ये मैसेज दिया गया कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि पे बैक टू सोसाइटी करनी है, और पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर तमाम संगठन बना डाले, और संगठन दो दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, 64, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और उसके बाद उन्होंने हमारे समाज से तमाम चंदा भी इकट्ठा किया, मैन पावर भी यूज करी, और जैसे ही वो ताकत में आए वैसे ही उन्होंने कहीं ना कहीं सांसद विधायक का टिकट लिया और अपने वो सांसद विधायक बनने में लग गए, और मिशन को भूल गए, विचारधारा को भूल गए। नेतावाद, राजावाद, रानीवाद, तानाशाहीवाद, इसकी बीमारी लग गई। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये समड़ों में बीमारी नहीं थी, लेकिन जब विदेश से लोग आए उन्होंने हमारे लोगों को ये बीमारी लगा दी, और बीमारी ऐसी लगी कि हम उसकी प्रैक्टिस करने लग गए और हम उसमें मस्त हो गए। तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी, इन्होंने जब अध्ययन किया, जाना कि आखिर ये समस्या क्या है, आखिर इतना प्रयास करने के बाद भी, तमाम क्रांतिकारी साथियों के प्रयास करने के बाद भी हमारे ये साथी आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे, तो इस पर तमाम क्रांतिकारी साथियों ने इसको डायग्नोज किया और तमाम समस्याएं सामने आई। सबसे बड़ी बात तो ये देखी गई साथियों, हमारे लोगों को, समृद्धवादियों को राजनीति का चस्का लग गया। सबके सब राजनीति में उतर पड़े, राजनीति में कूद गए। ये वैसे ही कूदे कि जैसे बिन पहिए की गाड़ी या बिना फ्यूल की गाड़ी लेके दौड़ने लगे, संसाधन इकट्ठे नहीं करे और युद्ध करने निकल दिए। उसके अंदर असला बारूद है नहीं और बंदूक हाथ में ले ली। वही साहब इन लोगों को, हमारे समर साथियों ने करा। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 74-75 साल हो गए भारत के संविधान को लागू हुए, और आज तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 100% आरक्षण लागू है प्रारंभ से ही। बाकी किसी भी सेक्टर में जो प्रतिनिधित्व है, हमारा जो आरक्षण है, वो आज तक लागू नहीं हो पाया। लेकिन आप ये देखिए कि राजनीति 100% लागू होने के बाद भी, आरक्षण 100% लागू होने के बाद भी आज तक कोई भी सीट खाली नहीं रही। हमारे समड़ों को जो आरक्षण की सीटें थी, उसके बाद भी समड़ों के हक अधिकार कटते और छटते चले गए, कहीं भी कोई अधिकार नहीं मिला। आज भी जैसे एक टॉपिक दिया है हमारे कि जो वर्तमान की राजनीति है वो समता, सत्यता, बंधुता और न्याय पर से कितनी मेल खाती है, क्या कहाँ तक वो समाचीन है। तो स्थिति वो यही है साथियों कि जो राजनीति है वो सब राजनीति करना तो चाहते हैं, लेकिन राजनीति से पीछे जो बैकअप है, जो असला बारूद है, जो मैन पावर है, जो लोगों की ताकत है, उसको इकट्ठा करना नहीं चाहते। जो सामाजिक ताकत है उसको इकट्ठा करना नहीं चाहते, इसलिए राजनीतिक रूप से फेल हो जाते हैं। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी आपकी, नेशनल लेवल पे पहुंची, और आज कहीं की भी दिखाई नहीं देती। इसका मतलब साफ है कि हम लोग खाली राजनीति के चक्कर में पड़ेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। राजनीति मानते हैं ताकत है, लेकिन राजनीति तभी आ सकती है जब राजनीति से पहले आपको आपका एक संघ इकट्ठा होगा, जो कि जैसे हमारा भारत का संविधान है, उसकी प्रेम्बल में लिखा है हम भारत के लोग। मतलब सारे संविधान की ताकत, सारी ताकत जो है लोगों के अंदर निहित है, जनता के अंदर निहित है, समड़ों के अंदर निहित है। लेकिन वो अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे, अकेले अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले अकेले ताकत लगा रहे हैं, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिल सकती, बल्कि नुकसान हो रहा है। क्योंकि संविधान कहता है इकट्ठे होकर आ जाइए और आज ही हक अधिकार वापस ले जाइए। आप जिसका सबसे बड़ा संघ होगा, मैं उसके अनुसार चलूंगा, वो जैसा आदेश करेगा उसके अनुसार वैसे ही मानूंगा, वो जिसके हक अधिकार देने की बात करेगा उसको उसके हक अधिकार दूंगा। लेकिन वो तभी हो सकते हैं जब हमारा संघ मजबूत होगा। लेकिन हमारे लोग तो खाली बस फल फल खाना चाहते हैं कि बस फल आया और फल खा लो। अरे भाई, फल खाने से पहले हमें वृक्ष लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे, और जब पेड़ लगाएंगे तब उसकी शाखाएं फैलेंगी, तब हर तरह का फल मिलेगा हमें। राजनीतिक क्षेत्र में फल मिलेगा, धार्मिक क्षेत्र का ही फल मिलेगा, सामाजिक क्षेत्र का फल मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में ही फल मिलेगा, सारे फल मिलेंगे। लेकिन फल लेने से पहले हमको वृक्ष लगाना पड़ेगा। वृक्ष भी कोई ऐसे वैसा नहीं जैसे मिर्च का वृक्ष लगा दिया, जो लगाया सीजनल लगाया, 6 महीने में पेड़ भी खत्म और मिर्च फल भी खत्म। हमको आम की तरह वृक्ष लगाने पड़ेंगे, ऐसे वृक्ष जो कि 8 से 10-12 साल उनको खड़े होने में जरूर लगेंगे,
लेकिन एक बार जब वो खड़े हो जाएंगे, एक बार खाद पानी उनको हम दे देंगे, तो उसके बाद आपको कभी भी उसको खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके फल उसको प्रत्येक वर्ष आपको मिलेंगे। आप खुद भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आपके पोते खाएंगे, परपोते खाएंगे। लेकिन वो फल, वो वृक्ष आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब वो संघ रूपी वृक्ष आपको खड़ा करना पड़ेगा, वो बैकअप खड़ा करना पड़ेगा, वो लोग खड़े करने पड़ेंगे, उन लोगों को यूनाइट करना होगा। जब संघ रूपी, समर संघ रूपी आपका संघ खड़ा हो जाएगा, तो सत्ताएं तो आपके पीछे पीछे घूमेंगी, पार्टियां आपके पीछे घूमेंगी, सत्ताएं किसी की भी हो। यदि आपका संघ मजबूत होगा, तो यही लोग, राजनीति वाले लोग, ये आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या आदेश है, क्या उनसा काम करना है, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनकी मैन पावर चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा संघ नहीं है। हम खाली ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं, फल खाना चाहते हैं, जमीन पे काम करना नहीं चाहते, रूट पर खाद पानी लगाना नहीं चाहते। इस कारण हमें सफलता नहीं मिल रही साथियों। वर्तमान में आप देखें, तमाम साथी जैसे ही थोड़ा संगठन मजबूत करता बनता है उनका, थोड़ा ताकत में आते हैं, समाज की मैन पावर यूज करते हैं, समाज का धन इकट्ठा करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे पे बैक टू सेल्फ करते हैं। और जब ताकतवर बन जाते हैं, तो कहीं से टिकट खरीद लेते हैं या किसी से टिकट ले लेते हैं, और जिससे टिकट लेते हैं, जिस पार्टी से टिकट लेते हैं, उस पार्टी का पट्टा पहन लेते हैं। अब चाहे वो पट्टा जिसका पहना हो, चाहे वो आपकी विचारधारा की पार्टी हो या उलट विचारधारा की पार्टी हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। क्योंकि साथियों, राजनीति का एक एक चरित्र होता है, साम दाम दंड भेद की राजनीति। राजनीति हमेशा उसी की सफल होती है जो साम दाम दंड भेद से करता है, और उसको खाली एक उद्देश्य उसका सिद्ध होना चाहिए कि सत्ता में कैसा बना रहेगा। उसको नहीं मतलब है समाज से, उसको नहीं मतलब है कि मैं क्या कहते हैं, मेरी आइडियोलॉजी क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बनाना चाहता है। इस कारण आज तक हमारे हक अधिकार हमारे सबलों को नहीं मिले, बल्कि कटते और छटते चले गए। ये वैसे ही कटते छटते हैं साथियों, जैसे कि जब हमारा कोई नेता जिस पार्टी का पट्टा पहन लेता है, उसी के लिए भौंकने का काम करता है, उसी के लिए भौंकता है। और किसको काटता है? अपने भाइयों को काटता है, अपने समण भाइयों को काटता है, उनके हक अधिकारों को काटने का काम करता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैटा काम करता है। जब कुल्हाड़ी लोहे की होती है, वो लकड़ी नहीं काट सकती। लेकिन जब उस कुल्हाड़ी की में लकड़ी का बैटा जो डल जाता है, तो वही कुल्हाड़ी उस लकड़ी को बड़े आराम से काटती है। और इसी तरह से जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने का काम करती है, वैसे ही हमारे लोग, जो राजनीति के लोभी लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं, वो हमेशा अपने समरों के हक अधिकार कटवाने और छटवाने का काम करते हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है। समर संघ कहता है आप राजनीति भी करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले अपना एक मजबूत संघ बनाएं। ऐसा संघ कि आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार चले, आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार उसका काम कर पाए आप। क्योंकि जब आप दूसरे की पार्टी में जाते हैं, तो उसके अनुसार आपको ढपली बजानी पड़ती है, उसके अनुसार आपको अपना काम करना पड़ता है। लेकिन जब स्वयं की पार्टी होगी, स्वयं का संघ होगा, स्वयं की सारी बातें होंगी, तो फिर आप अपनी आइडियोलॉजी को लागू करेंगे, अपने समलों के हक अधिकार सुरक्षित करेंगे। और ये संविधान कहता है कि जिसका संघ मजबूत होता है, उसके हक अधिकार स्वतः ही वापस आते हैं, और ये संविधान उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए साथियों, हमें माननीय काशीराम जी ने भी कहा था, हमारी पार्टी बने रहे ना रहे, सत्ता में आए या ना आए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए समर संघ कहता है कि सामाजिक परिवर्तन की गति कभी नहीं रुकनी चाहिए, ना रुकने देगा। ये इसके लिए वचनबद्ध है। तो समर संघ ने के साथियों ने ये डायग्नोज किया कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण हमारा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो रहे। सबसे बड़ी समस्या तो साथियों ये थी कि हमारे, आपने देखा कि इतना बड़ा हमारे लोगों, हमारे मानव काशीराम जी ने संघ भी तैयार किया और एक बड़ी पार्टी भी बनी, लेकिन फिर भी बिखर गई। क्योंकि हमारे समड़ों में कहीं ना कहीं बमण की एंट्री हो गई थी। और बमण की एंट्री हो जाती है, ये वैसे ही है जैसे किसी लकड़ी में कोई दीमक लग जाए। कितनी भी मजबूत लकड़ी हो और उसमें दीमक लग जाती है, तो उस लकड़ी को बेकार कर देती है। तो इसीलिए ये समण संघ का मानना है कि इसमें केवल समण ही आ सकते हैं, बमण की एंट्री इसमें नहीं है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार गलती हुई है वो दोबारा हो, इसलिए इसमें केवल समण ही आते हैं। समण मतलब समता में विश्वास करने वाले लोग, समण समता में विश्वास करने वाले लोग, SC ST OBC लोग। दूसरा साथियों, देखा गया कि तमाम हमारे पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर चंदा वसूला, बिल्डिंगें बनाई, बड़ी बड़ी दुकानें बनाई, और पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे बैक टू सेल्फ किया। लोगों ने 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 5-5 करोड़ अपने खाते में रख लिए, और उसके बाद उन पैसों को रखाने में लग गए।
अपने मिशन को भूल गए। क्यों? जब पैसा हमारे पास होता है तो कहीं ना कहीं उसको रखाने में हम कमजोर हो जाते हैं। संघ का यह मानना है कि यदि हम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, यदि हमने 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों में से हमने 100 करोड़ भी इकट्ठे कर लिए, तो 100 करोड़ लोगों से पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़ा काम मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। हमें पैसा इकट्ठा नहीं करना है, प्रत्येक साथी से उसका कंट्रीब्यूशन लेना है, मात्र उसका सहयोग लेना है। वो 100 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, और बड़े से बड़ा काम मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। तो इससे चंदा की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज, तमाम ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे देखा हमने, जो चौपाल लगा करती थी, सन्निपात बाहुल लगा करते थे, और तमाम साथी वहां पर बड़े से बड़ा काम बैठ के आपस में डिस्कस करते थे, ये भाई इस काम में इतना खर्चा आएगा, इतना पैसा इकट्ठा कर लो। सबने 100 100 रुपए डाले, बड़े से बड़ा काम मिनटों सेकंडों में हो जाता था। और उसके बाद पैसा खत्म, काम खत्म, कोई बेईमानी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। आज देख रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर लिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हो गए, उस पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं और आपस में बढ़ जाते हैं। तमाम संगठन ऐसे हैं कि एक एक संगठन के बड़े क्रांतिकारी क्रांतिकारी संगठन थे, जिनकी आज की तारीख में एक एक के 10 10 12 12 संगठन हो गए। तो ये बीमारी है। संघ कहता है चंदा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इकट्ठा करें। एक बड़ी समस्या साथियों ये है कि जातियों की समस्या हमारे लोगों में आ गई। हमारे लोग प्रैक्टिस करने जातियों ही करने लगे। जैसे कि हमारा संघ था, उसमें जातियां नहीं हुआ करती थी, हमारी पहचान समण हुआ करती थी। लेकिन आज वर्तमान में तमाम जातियों में हम गर्व करने लगे। जबकि जाति जो है मन का वहम है, ये जाति कहीं पाई नहीं जाती। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतना, इनसे ज्यादा विद्वान मैं समझता हूँ आज अभी तक नहीं कोई हुआ। तो ऐसे विद्वान ने तमाम अध्ययन करने के बाद भी ये कहीं उनको नहीं मिला कि ये जाति कब बनाई, किसने बनाई, किसके लिए कौन सी कमेटी बनी, किस आधार पर तय हुआ कि कौन सी जाति छोटी होगी, कौन सी जाति बड़ी होगी, ये कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा ये जाति जो है मन का वहम है, जब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक जाति चलन में रहेगी। आज ही प्रैक्टिस खत्म कर दीजिए, आज ही जाति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जाति मन का वहम है। ये वैसे ही है, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। तो ये जाति को हमें प्रैक्टिस को खत्म करना चाहिए। समण हमारी अमिट पहचान है, समण को अपनी पहचान बनाना है। 85 से 90% लोग अपनी समण पहचान बनाएंगे, समण पहचान गर्व से समण कहेंगे, तो 85 90% लोगों का हमारा संघ मजबूत संघ बनेगा। और जब मजबूत संघ बन जाएगा तो हम फिर सत्ता क्या, पार्टी क्या, कुछ नहीं, सब सब पर आपका अधिकार होगा। एक बड़ी समस्या ये थी कि जो नेता बन जाते थे वो अपना आदेश चलाते थे। संघ में केवल संघ का आदेश होता है। और साथियों मैं बता दूं, संघ का कोई मालिक नहीं है। संघ नेचुरल बनता है। जैसे कि पेड़ों का नेचुरल संघ बनता है, जानवरों का नेचुरल संघ बनता है, पहाड़ों का नेचुरल संघ बनता है, वैसे ही हमारे ये समूहों का भी नेचुरल संघ बनता है। जब दो से अधिक साथी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका संघ बन जाता है और वो नेचुरल संघ बनता है। और ये यूनिवर्सल बात है कि जो लोग संघ में रहते हैं वो हमेशा मजबूत रहते हैं, ताकत में रहते हैं, वो कभी कमजोर नहीं होते। आपने देखा, छोटी सी मधुमक्खी कीट है, अकेला रहती है, कितनी कमजोर होती है, और जब उसके छत्ते में इकट्ठी संघ में होती है तो सब उससे घबराते हैं। यही संघ की ताकत है। तो इकट्ठा होने से ही आप बहुत बड़े अपने आप में ताकत में आते हैं, बाकी किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है। सावरे हक अधिकार खुद से चले आते हैं, बस आपको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लोगों में लग गई, पद प्रतिष्ठा मंच माला की समस्या। किसी को पद नहीं मिलता, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिलती, किसी को मंच नहीं मिलता, किसी को माला नहीं पड़ती। उस चक्कर में डिस्प्यूट कर लेते हैं और हम आपस में लगड़ने झगड़ने लगते हैं। और एक दूसरे को झगड़ कर हम क्या करते हैं, तमाम अलग अलग टुकड़ों में बट जाते हैं, और फिर 2 के 4, 4 के 6, 6 के 12 संगठन इस तरह से बना लेते हैं। तो इसमें पद प्रतिष्ठा मंच माला की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। इसमें सब एक समान होते हैं, चाहे कोई आईएएस कैडर का व्यक्ति हो या कोई एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। या सब जमीन पे बैठते हैं या सब कुर्सियों पे बैठते हैं। इसमें कोई भी किसी तरह का वीआईपी कल्चर नहीं है। एक संघ आसन लगता है जिसमें जो व्यक्ति अपना वक्तव्य संघ का कॉन्सेप्ट रखता है वो संघ आसन पर जाकर बैठ के अपना वक्तव्य देता है, और फिर वापस जाकर वो वहीं बैठ जाता है जहां वो बैठा हुआ था। किसी में वीआईपी कल्चर नहीं है साथियों। एक बहुत बड़ी बात समस्या हमारे समझ में ये थी कि 4 लोग मिलकर एक बायोलॉजी बनाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे और एक संगठन बना लिया करते थे, और उसमें 4 5 लोग उसके मालिक बन जाते थे और पूरी दुनिया से पैसा वसूलते थे। सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और चलाते अपनी हैं, अपने मतलब के लिए सारी आइडियोलॉजी को लागू करते हैं, अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए काम करते हैं और मालिक बन जाते हैं। चूंकि साथियों, पंजीकरण किसी व्यक्तिगत वस्तु का हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कोई प्लॉट खरीदा, उसका पेमेंट मैंने किया, तो उसका पंजीकरण मेरे नाम होगा। लेकिन संघ तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। संघ तो 130 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी है, 130 करोड़ लोगों का संघ है, एक नेचुरल संघ है, तो इसका कोई मालिक हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका कोई पंजीकरण भी नहीं हो सकता।
तो इसलिए इसका पंजीकरण कभी नहीं होता साथियों। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, किसी ने संघ में कितना ही बड़ा काम क्यों ना करा हो, चाहे संघ में कितना भी मेहनत से क्यों ना काम करता हो, लेकिन इसमें सब समान दृष्टि से देखे जाते हैं, सबको समान सबके आदेश माने जाते हैं। सबसे बड़ा आदेश जो चलता है वो संघ का आदेश चलता है। संघ का आदेश, जैसे कि हमारे जो संघ का हाउस लगता है, तमाम साथी उसमें बैठकर अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं। जिसका प्रस्ताव भी अच्छा होता है वो प्रस्ताव संघ में पास होता है। एक उस सेम डे के सभापति बनते हैं, टेम्पररी सभापति बनते हैं, उनके द्वारा उसको अनुमोदन दिया जाता है, वह संघ का आदेश हो जाता है। और जो संघ का आदेश हो जाता है वो सभी को मान्य होता है। इसमें कोई विपक्ष नहीं होता साथियों। सारे एक विचारधारा के साथ, एक ही स्ट्रीम के साथ, एक ही दिशा में सब एक साथ चलते हैं, एक साथ इकट्ठा रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। एक बड़ी समस्या मैंने जैसे बताई कि राजनीति एक बहुत बड़ी समस्या है। 100% आरक्षण लागू होने के बाद भी, 100% सीटों पर सांसद विधायक होने के बाद भी हमारे हक अधिकार कटते छटते चले गए। आज ऐसी स्थिति है साथियों कि हमारे जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो खाली नाम के लिए रह गए हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे प्रैक्टिकली। सब ना, इतनी बड़ी बड़ी रेलवे की यूनियन हुआ करती थी जो चक्का जाम कर दिया करती थी, आज उनका कोई भी कहीं दिखाई नहीं देती। इतनी बड़ी स्थिति के बावजूद भी आज कोई उनका वजूद नहीं है। तो इसलिए ये देखा गया कि राजनीति से खाली कुछ नहीं हो सकता। राजनीति में हम एक दूसरे को बांटने का काम करती है, उससे पहले हमें संघ को निर्माण करना होगा। तो समर संघ ने कहा कि ये राजनीति में कभी नहीं जाएगा। समर संघ की कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहे तो वह संघ से अनुमति लेकर जा सकता है। इस तरह से साथियों इसके ये एक तरह से संघ काम करता है। एक इसमें कोई यदि संघात करता है तो उसके लिए उसके संघात की भी उसका कॉन्सेप्ट है। और उस यदि कोई संघ के विरुद्ध काम करता है, नियमों के विरुद्ध काम करता है, तो उसमें उसके नियम खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई होती है और उस पर एक्शन होता है। फिर उस वो क्या, उसके पूर्व उसके बच्चों के बच्चे भी संघ में नहीं आ सकते। तो साथियों इस तरह से ये पूरा संघ का स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि ये मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि समर संघ जो है वो आपको एक अमिट पहचान देता है, और ऐसी पहचान की ना बदलने वाली पहचान है। साथियों मैं बता दूं कि समर संघ की 100 डेज की एक कैंपेन चल रही है, और उस डेज के कैंपेन में लगातार लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है। और इस टाइम बहुत आपको लगभग 4 साढ़े 4 साल होने जा रहे हैं। 1000 दिन की कैंपेन है, उसमें आज लाखों लाखों वितरण समर ग्रंथ हमने बांट चुके हैं। और इसकी तमाम हम जूम पोर्टल के माध्यम से मीटिंग करते हैं और तमाम साथियों को स्पोक्स बनाया जाता है। फिजिकल मीटिंग भी होती है, फिजिकल मीटिंग में भी समर ग्रंथों को बांटा जाता है। प्रचार प्रसार के लिए इसे फिजिकल मीटिंग करी जाती हैं, और इसमें स्टेट लेवल में मीटिंग होती है, और तमाम जगह कार्यक्रम इसके लगातार चलते रहते हैं साथियों। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है संघ का, सन्निपात बाहुल। सन्नी बाहुल परंपरा है हमारी, पूर्वज की परंपरा है, पूर्वज भी इसे करते आए हैं, उसी को पुनः जीवित करने का काम किया जा रहा है। हम लोग सन्निकट बैठने वाले सभी लोग हैं, समण लोग हैं, एक साथ बैठते हैं। प्रत्येक शनिवार को या रविवार को हम लोग साथ साथ बैठकर सन्निचर्या करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को जानते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं, सप्तक दंड साथ में रखते हैं, और एक सभी साथी मिलकर चर्चा करते हैं, और किसी को समस्या होती है तो मिल बैठ के उसका समाधान करते हैं। तो इस तरह से सन्निचर्या का काम चल रहा है। इसके अलावा साथियों अगर हम समर संघ से जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान का जो सिस्टम है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता का जनता के द्वारा जनता का शासन, मतलब सारी कुछ ताकत जनता में निहित है, समणों में निहित है, लोगों में निहित है। तो मेरा आप सभी साथियों रिक्वेस्ट है कि हम यदि इकट्ठा हो जाएंगे तो हम विश्व में गए, ये इकट्ठा विश्व लेवल पर हो जाएंगे तो आप सोचिए कि विश्व स्तर के कार्य हमारे बड़े आसानी से हो सकते हैं, कम खर्चे में हो सकते हैं। हम मिलकर नियम बनाएंगे, एक साथ नियमों पर चलेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटेंगे, एक दूसरे को इकट्ठा करेंगे, तो तमाम रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत सारी क्रांति हो सकती है। अभी तमाम साथियों को कहीं पर कोई समस्या होती है तो हमारा कहीं ना कहीं, चाहे किसी स्टेट में कह लो, भारत में कह लो, विदेश में कह लो, कोई ना कोई समण भाई बैठा हुआ है। तो जो बैठा हुआ साथी है वो उसमें एक दूसरे की मदद करते हैं, तो बिना खर्चे के, बिना किसी तनाव के हम बहुत दूर दूर तक खाली फोन के माध्यम से भी हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से ये पूरा संघ काम करता है। समर संघ का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है, लेकिन बिना संघ का कॉन्सेप्ट शानदार कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ये वैसे ही है साथियों कि बिना हमारे आपके करे काम करे नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, अपनी ड्यूटीज को समझना होगा। हम हमारे साथी तमाम कह देते हैं संघ कई दिन से काम कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो कोई मिर्च का पेड़ नहीं है, पपीते का पेड़ नहीं है, आम का वृक्ष लग रहा है, 10 से 12 साल लगेंगे, लेकिन 10 से 12 तक आप इसका पोषण करिए, इसको खड़ा करने का काम करिए, खाद पानी इसको दीजिए,
उसके बाद 100% गारंटी संघ देता है, आपको लगातार फल देगा। आपको चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो, हर स्तर पर आपको सशक्त और मजबूत करेगा। और ये भारतीय संविधान भी कहता है कि जिसका संघ मजबूत होता है, ये संविधान उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो साथियों, इस तरह से जुड़ने और जोड़ने की मुहिम लगातार चल रही है। 1000 दिन का कॉन्सेप्ट है, वो एक कैंपेन चल रही है। मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों, समय तो हो चुका है, फिर भी मैं आपको लास्ट बात अपील करना चाहूंगा कि बिना जोड़े काम नहीं चल सकता। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2025 को धम्म दीक्षा भूमि पर नागपुर में 10 लाख समण लोगों का एक बहुत ही बड़ा मेला सम्मेलन होने जा रहा है। 10 लाख समण वहां इकट्ठा हो रहे हैं साथियों। उसी में ही समण संघ के जो हाउस लगता है, हाउस में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि इस बार जो दीक्षा भूमि नागपुर में 2 अक्टूबर के दिन 10 लाख लोगों को, जो समण लोग इकट्ठा होंगे, उनको 1 लाख समण ग्रंथ वितरण करने का वहां प्रावधान पास किया गया है। उस प्रावधान के क्रम में हमारे 1000 समण भाई बहन सब वहां पर पहुंच रहे हैं। 1000 समण भाई बहन वहां पर पहुंचेंगे और सभी साथी मिलकर टी-शर्ट भी पहनेंगे, बैच लगाएंगे, कैप लगाएंगे और 1 लाख समण ग्रंथ वहां पे बांटेंगे और समर संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसमें लगभग 400-500 साथियों ने तो इसका रिविजन और सब कुछ करा दिया है, पैसा कंट्रीब्यूशन भी जमा कर दिया है। बाकी साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे शानदार अवसर के लिए आप भी वंचित ना रहें, आप भी बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस इतिहास में दर्ज होने वाली चीज है, जो मील का पत्थर गाड़ने जा रहे हैं, इसमें आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपना नाम शामिल करें, अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराएं। इसके लिए आपको वहां पहुंचना होगा 2 अक्टूबर 2025 को। और साथ ही साथ जो वहां पर जो समण ग्रंथ दान दिया जाएगा, उस समण ग्रंथ दान करने के लिए भी आप लोग आगे आए। अभी तक लगभग, वैसे तो डेली लगभग समण ग्रंथ लोग दान कर रहे हैं साथी लोग हमारे, और बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। कोई बर्थडे पे कर रहा है, कोई जन्मदिन पे कर रहा है, कोई सालगिरह पे कर रहा है। इस तरह से लगातार समण ग्रंथ दान हो रहे हैं साथियों। दान की पारमिता हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कही है, बुद्ध ने भी की है। दान की पारमिता गलत नहीं होती, चंदा लेना गलत होता है। दान की पारमिता करनी चाहिए, हमें सबको दान करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। तो इसलिए आप प्रचार प्रसार करके दान दे सकते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन का दान दे सकते हैं, आप वहां पर समण ग्रंथ वितरण करके दान दे सकते हैं, आप समण ग्रंथ खरीद के वहां पर लोगों को वितरण करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप 1000 दिन की जो कैंपेन चल रही है उसमें अपने आप को योगदान दे सकते हैं और इस समर संघ को मजबूत और सशक्त बनने में आप आपको अपना मील का पत्थर में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऐसी मेरी अपील है सभी साथियों से। जो भी साथी वहां 2 अक्टूबर 2025 को जाना चाहते हैं, वो शीघ्र शीघ्र अपना रिविजन करा दें, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, इस तरह के साथ वहां पहुंचे। और मैं खुद पहुंच रहा हूं अपने परिवार के साथ और इस तरह के साथ, और वहां पर खूब समर ग्रंथ वितरण करेंगे और समर संघ की विचारधारा को पहुंचाएंगे। प्रचार प्रसार जमकर करेंगे साथियों। जब जिसका प्रचार प्रसार होता है वही चीज सशक्त और खड़ी होती है, बिना प्रचार प्रसार कुछ नहीं होता। जो जो दिखती है वही बिकती है साथियों। इसलिए हमको, जो हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको दिखाना भी जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि हमारे जो चैनल चल रहे हैं, समर दस्तक चैनल है, समर वाणी चैनल है, समर आवाज चैनल है, ये सब हमारे चैनल में साथियों, इनको सबको आप लाइक और कमेंट और शेयर करें। क्योंकि जब हम इसको लाइक कमेंट्स और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपकी प्रत्येक वीडियो समर संघ की आपके पास तक पहुंचेगी और फिर उसको आप शेयर करेंगे, तो इसी तरह से हमारा प्रचार प्रसार बढ़ेगा और हमारी आइडियोलॉजी पूरे भारत नहीं, विश्व में फैलेगी। और जितनी जल्दी हम भारत का प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो जाएंगे, विश्व में प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपके हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। तो मैंने समय बहुत ले लिया, आप सभी साथियों से का धन्यवाद मेरी बात को सुबह। मेरी बात में यदि बात कोई असंवैधानिक निकली हो, कोई बात गलत निकली हो, तो उसके लिए मैं आप सभी साथियों से क्षमा चाहता हूँ। सभी संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। धन्यवाद। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिधर जुड़ने की, जब जुड़े तब जीते हैं। हमारा संघ समर संघ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। शानदार शानदार साधुवाद शानदार सर, बहुत 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 साधुवाद सर, सर। बहुत 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 साधुवाद सर।